नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उनको अब सपने में भी ईडी दिखाई देने लगा है। इसके अलावा झारखंड के विधायकों की वापसी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जितना स्टॉक रखा था गाड़ी में वो खत्म हो गया, इसलिए मेहमान चले गए। जाने कितना महोन्नेबाजी करोगे यार छत्तीसगढ़ वाले। वो तो कि स्टॉक जितना रखा था गाड़ी में वो ख़त्म हो गया। महंगाई बेरोजगारी के लिए उनको बहस करना चाहिए, पार्लियामेंट में विधानसभा में बहस करना चाहिए। इसके लिए दोषी कौन है इसकी बात होना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में क्या हालत थी उसके बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष में है तो क्या करेंगे, राजनीति में अब इतना तो करना वाजिब है। संघ का काम अपना अलग होता है, व्यापक होता है, कांग्रेसियों को समझ ही नहीं आता। ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाले, पूरे जीवन दान देने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग संगठनों के माध्यम से जनता की सेवा की है। किसानों के बीच में काम है, मजदूरों के बीच काम है, महिलाओं के बीच काम है, शिक्षा के क्षेत्र में काम है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम है। और ये सारे प्रकल्प को देखने वाले प्रमुख सरसंघ चालक जी की उपस्थिति में ये 3 दिन की बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला आगमन हो रहा है और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बुलाने की कार्य योजना है। बूथ स्तर तक यानी करीब 50,000 कार्यकर्ता आएंगे। को उनका संबोधन होगा। शक्ति प्रदर्शन क्या है, हमारे बूथ की हमारी टीम और हमारी टोली आएगी तो ये अपने आप में लोगों को समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक है। वो इतना डरते क्यों हैं ईडी, उनको सपने में भी ईडी दिखता है। भाजपा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल एक दिवसीय दौरे पर सूरजपुर पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने नेता प्रतिपक्ष का रैली निकालकर स्वागत किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति को लेकर चर्चा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और 2023 में भाजपा सरकार बनने का दावा किया। देखिए, नए दायित्व के बाद में 2 और 3 सितंबर 2 दिन हमने सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों का दौरा बनाया। कल हम बलरामपुर जिले के राजपुर में हमारी बैठक हुई, फिर संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में बैठक हुई, आज सूरजपुर है और उसके बाद में हम कोरिया जाएंगे, बैकुंठपुर। हमारे जो दौरे का भी हेतु है, उद्देश्य है, 9 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का छत्तीसगढ़ दौरा है और वो बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। तो हमारे बूथ अध्यक्ष उस महासम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, ये सारे लोग उसमें जाने वाले हैं। पहली बार कार्यकर्ताओं का एक महासंगम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उपस्थिति में रायपुर में होने वाला है। उसी की तैयारी के निमित्त हम लोग यहाँ आए हैं। रही बात नए दायित्व की, सरगुजा संभाग का मैं पहले भी प्रभारी था, महामंत्री के नाते, संगठन के नाते। यहाँ का विशेष स्नेह और आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त होते रहता है और दौरे का उद्देश्य यह है कि कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना, नया जोश भरना
और पूरी ऊर्जा के साथ में आने वाले समय में 1 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव है, हमारे कार्यकर्ता जी जान से लगेंगे, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में लगेंगे, उनके दिशा निर्देश में काम करेंगे और कांग्रेस की जो सरकार 3.25 साल से श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही है, ये शासन नहीं है बल्कि कुशासन है और इस कुशासन को हम सब लोग मिल करके उखाड़ करके फेंकेंगे और 2023 में विधानसभा के चुनाव में अटल जी ने जो बात कही थी कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल्दी प्रदेश में छापे पड़ने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद फिर एक बार सूबे की सियासत गर्माती नजर आ रही है। सीएम बघेल के बयान को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार करते हुए भूपेश बघेल को ना घबराने की सलाह दी और कहा कि घबराओ मत, छत्तीसगढ़ के मुखिया हो दाल में काला नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने झारखंड सरकार की मदद की, जिसके चलते बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में भी अब ईडी-आईटी के छापे पड़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया हों, अगर दाल में काला नहीं है तो घबराने की ज़रूरत क्यों? ये कॉमन प्रक्रिया में छापे पड़ते रहते, जिनके यहाँ पड़ते हैं अगर गलत किए होंगे तो उनके यहाँ से कुछ मिलेगा और जब गलत किए नहीं, दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, कहीं पे भी कुछ होता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। अगर वाकई में इतना है तो पहले जिन छापों में जिन का तार जिनसे जुड़ा हुआ था, वो आज भी उन्हीं बंगलों में उन्हीं व्यक्तियों के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। जरा उनसे मुक्ति पाले तो समझ में आ जाएगा। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी विश्वास है। झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ के में आकर रुके हैं, हमने उसका स्वागत किया है और अब भारतीय जनता पार्टी उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं और मेरे शुभचिंतकों ने मुझे बताया है कि बहुत जल्दी ईडी-आईटी का छापा पड़ने वाला है, क्योंकि हम झारखंड के विधायकों के यहाँ रोके हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने थोड़ी सी भूमिका, वो तो आए हैं, उनको कहीं भी जा सकते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ आए। मैं जानता था कि यहाँ रखवाऊंगा तो मेरे छत्तीसगढ़ में ईडी-आईटी के छापे पड़ेंगे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए ये बेहद जरूरी है। और पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि ईडी-आईटी छापा पड़ने वाला, पड़ता भी रहा। इस समय में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे शिक्षकों ने बताया कि ईडी-आईटी का छापा पड़ने वाला है। सोमवार को शिक्षक दिवस के मौके पर रायपुर स्थित राजभवन दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन होने वाला है। बता दें कि इस सम्मान के लिए प्रदेश भर से अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले 60 शिक्षकों का चयन किया गया है। इनमें 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सम्मान पाने वाले शिक्षकों में एक शिक्षक जेल में रहने वाले कैदियों को शिक्षा प्रदान करता है, तो वहीं कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो अलग अलग रोचक तरीकों से बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। देखिए शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मान पाने वाले शिक्षकों से हमारे संवाददाता की खास बातचीत। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती कल है और इस जयंती को जो है शिक्षक दिवस के रूप में पूरा देश मनाते हैं। बता दें कि शिक्षक को लेकर उनका खास रुचि था। पहले वे शिक्षक थे, जिसके कारण उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का जो फैसला है वो लिया था। तभी से लेकर आज तक जो है उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी हर बार इस दिन खास आयोजन किए जाते हैं। इस बार भी विशेष आयोजन किए गए हैं। जो तमाम शिक्षक हैं पूरे छत्तीसगढ़ के, उन शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में तमाम प्रदेश के शिक्षकों को शामिल किया गया है। कई अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षक इसमें शामिल हैं, जिनमें से 56 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 4 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें साहित्यकार स्मृति पुरस्कार से सम्मान
किया जाएगा। हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप जेल के शिक्षक रहे हैं सर, क्या शिक्षा देते हैं, किस क्षेत्र में आपको जो है पुरस्कार? स्कूल शिक्षा से बहुत हट के जेल की शिक्षा होती है। जो अपराध की दुनिया से जुड़े रहते हैं उन्हें भी हम राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा को अहम माध्यम बनाते हैं और शिक्षा द्वारा उन्हें ऐसे नागरिक बनाते हैं ताकि उसमें देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और किसी प्रकार अपराध से मुक्त हो सके। जेल में शिक्षा देना बड़ी चुनौती रहती है सर, क्योंकि कई सारे ऐसे अपराधी रहते हैं जो बड़े बड़े अपराध कर वहाँ पर जाते हैं, तो उन्हें शिक्षा देना किस तरह की चुनौती है आपके साथ? देखिए, उनमें भी मानवीय प्रवृत्ति है, भी उनमें भी परिवार वाले होते हैं, देश प्रेम होता है, लेकिन किसी क्षणिक आवेश कारण में कोई अपराध कर बैठते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और किस प्रकार की उनकी मनोधारा रहता है, विचारधारा रहता है, उसके हम उसकी शिक्षा का प्रबंध जेल के अंदर करते हैं। ऐसे कोई जो आपके छात्र हैं जिन्हें आप बताना चाहें, जो जेल से रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद फिर कुछ अच्छा बेहतर काम किया? ऐसे कई बंदी हैं, जैसे मैं अभी हाल में ही छूटे हुए महीना 2 महीना के अंदर श्री बोधन राम यादव हैं जो राजिम के रहने वाले हैं। उन्हें शिक्षा से जुड़ करके लगातार बहुत सारे डिग्रियां हासिल की है और अभी वो शिक्षा की धारा बाहर निकल चुके हैं और शिक्षा के अलग जगह रहे। रविंद्र चौहान जी हैं और भुवनेश्वर यादव जो वहाँ से निकलने के बाद बरी हुए तो वो शिक्षकी कार्य भी कर रहे हैं सरकारी। तो कुछ और भी शिक्षक, उनसे ही बातचीत करेंगे। आप भी रायपुर के शिक्षक रहे हैं, क्या आपके जो योगदान है वो जिसको लेकर आपको सम्मान किया जाए? क्या है कि बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो विशेष कारणों से शाला त्यागी हो जाते हैं, बीच में या कुछ अनियमित हो जाते हैं या कुछ छात्र अप्रवेशित होते हैं। उन छात्रों को शाला में नियमित बनाने के लिए मैंने छात्रों के पालकों से संपर्क कर और हमारी समिति के सहयोग से उनको शाला तक बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किया, जो उसमें मुझे सफलता मिली। दूसरी बात कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है, जब भी क्या है कि शिक्षक द्वारा कही गई बातें बच्चों तक पहुँचे और वो जो है अधिगम कर सके, तब तो शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक का वो है कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो दें। इसके लिए मैं जब भी क्लास में जाता हूँ तो अपने साथ जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ साथ, जैसे कि बादल को घिरते देखा एक पाठ है, अगर उसमें जो भी प्रकृति का वर्णन है उसका तत्काल मैंने बोर्ड में चित्र बना करके उसको समझाने से एकदम उनके बच्चों के बात में आ जाती है, समझ में आती है। इसी प्रकार से कबाड़ से जुगाड़, पुराने पेपर हैं, पजल्ट हैं या कुछ पहेलियां हैं या कुछ खाली स्थान भरो, इस प्रकार से उसकी कतरन को ला करके उन बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। और शादी का निमंत्रण पत्र पुराना पड़ा हुआ है, उसमें कुछ ऐसे रंगीन रंगीन होते हैं, उसमें से कुछ विषय वस्तु को चिपका कर बता करके बच्चों को समझाने से वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और दूसरी बात, नशा मुक्ति, हमारे स्कूल के परिसर में एक राजीव गांधी शिक्षा मिशन का एक आवासीय विद्यालय है। उनमें से बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे और हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे जो है नशा पान करते थे, कोई सेलोसन करते थे, कोई तम्बाकू से उठते थे, उनको काउंसलिंग करके जो है उनको नशा मुक्त कराया। ये मैंने प्रयास किया है जिसमें बहुत सफलता मिली है। निश्चित रूप से आपके जो प्रयास है वो काबिल तारीफ़ है। कुछ महिलाएं भी हैं, महिला शिक्षिका भी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आपके क्या योगदान रहे हैं मैडम, कल आपको भी सम्मानित किया जाएगा? जी, मैं कोरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर, और मेरी रुचि विज्ञान और बच्चों को नवाचार से जोड़ने की है। तो विज्ञान के क्षेत्र में एक अवार्ड होता है हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम के नाम से, इंस्पायर अवार्ड। तो उसके तहत हमारे क्षेत्र के बच्चों का मेरे मार्गदर्शन में राज्य स्तर के लिए और राष्ट्रीय स्तर के लिए उनका चयन हुआ है। साथ ही साथ मेरा खुद का चयन कबाड़ से जुगाड़ के लिए राज्य स्तर पे हुआ था। और कोरोना काल में हमने बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा, उनको शिक्षा से विमुख होने नहीं दिया। एक और शिक्षिका हैं, आपसे ही बातचीत करते हैं। आप बता रही थी कि आपने कोरोना के काल के समय काफ़ी अहम योगदान दिया है, क्या योगदान है आप? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती प्रतिभा यादव शक्ति ज़िले से बोल रही हूँ। मैं विज्ञान की शिक्षिका को हमेशा नए नए नवाचार को अपनाते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण देती हूँ ताकि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ सके। और कोरोना काल में मैंने खुद पॉजिटिव रहते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए और बच्चों को पालन कराते हुए मोहल्ला क्लास और ऑनलाइन क्लास रेगुलर लिए। ऑनलाइन क्लास में मैंने सारे वो गतिविधि आयोजन किए, दिवस जयंती जितने भी हैं, राष्ट्रीय पर्व सारे मनाए जो हमारे स्कूल में होते थे। तो बच्चे क्या है इससे जुड़े रहते थे और उनका सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रही। मैंने उन्हें कभी भी निगेटिविटी में जाने नहीं दिया और कोरोना काल में उन्हें पढ़ाई से जोड़ के रखा, जिसके कारण मुझे आज ये छोटा मेरा एक प्रयास, आज ये सफलता मुझे मिली है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपने ज़िले के लिए कुछ कर सकी। मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। कोरोना टाइम पे एक नयापन देखने को मिला था, ऑनलाइन क्लासेस शुरुआत हुई थी, कैसे देखते हैं ऑनलाइन क्लास को लेकर? क्या भविष्य में इस तरह के क्लासेस से बढ़िया काम किया जा सकता है?
किया जा सकता है सर, किया जा सकता है। उस समय कोरोना काल था तो सारे पढ़ाई ऑनलाइन होते थे, ऑफलाइन मोहल्ला क्लास, तो उसमें बच्चे जुड़ सके। कुछ गरीब बच्चे हैं जो नहीं जुड़ सकते थे, उसके लिए हम लोगों ने मोबाइल मित्र की व्यवस्था की थी कि जिसके पास मोबाइल है तो जो मोबाइल नहीं है वो बच्चे वहाँ आकर पढ़ाई करते थे, और सारे बच्चों को इस तरह से हम लोगों ने जोड़ा, और बच्चे यूनिफॉर्म में जुड़ते थे मेरे ऑनलाइन क्लास में। ये थे सभी शिक्षक जो हमने बातचीत की। इसके अलावा भी और जो है 56 शिक्षकों को यहाँ पर कल पुरस्कार मिलना है अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने बेहतर काम किया है। ऐसे कुल 60 शिक्षक हैं जिन्हें राज्यपाल अनुसुईया उइके कल शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित करने वाली हैं। कैमरा पर्सन आलोक के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। प्लेसमेंट अधिकारी की गाली गलौज से परेशान सूडा के सभी कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके विभाग के प्लेसमेंट अधिकारी नितेश शर्मा सभी कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हैं, जिसके चलते सूडा के सभी कर्मचारी प्लेसमेंट अधिकारी नितेश शर्मा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने बातचीत में बताया कि विभागीय कॉन्फ्रेंस में भी महिला पुरुष सभी कर्मचारियों के सामने गाली गलौज की जाती है, जिसका ऑडियो और वीडियो भी मौजूद है। कर दूंगा, बोले इसी आशा में मैं बैठा हुआ हूं। में रस्सी पर चलती है और जब वो अभ्यास करती है, उनके जो एजेंट थे उनकी सभा थी और आप जान करके आश्चर्य, को हमेशा अनदेखी कर देता था। एक दिन वो जिद में पड़ गया, भाई तू इतना, मैं साले तुम लोग जैसे 50 लोग के साथ एक साथ मिलकर लड़ लूंगा, कुछ नहीं उखाड़ सकते। और मेरे को ऐसे कोई खैरात की नौकरी नहीं चाहिए, छोड़ के भी चल दूंगा, फिर चला लेना तुम लोग। साले मेरे स्टेट वालों की शिकायत करोगे तुम लोग, मेरे डिवीजन वाले की शिकायत करोगे। काम धाम करना नहीं साले, शिकायत करने पहुंचना है। अपने आप को ज्यादा 30 मार खा समझने लगे हो। नहीं करना काम तो मत करो साले। मैं करूँ क्या तुम्हारे काम चोरी की शिकायत, जो कभी नहीं करता हूँ। समझ में आया कि सुनील तिवारी तेरे को बहुत कुभाव का बात कर रहा था सब लोगों से। जितने लोग आपस में बात की हो ना अनियमित कर्मचारी वाले, उसमें ना सबके सबका रिकॉर्डिंग हुआ है साले। जिसको जाके जो शिकायत करनी, कुछ लोग गए थे साले मेरी शिकायत करने के लिए हाईएस्ट लेवल तक के, उनकी ऐसी तैसी कर दिया हूँ। याद रखना, मेरे को जो काम करवाना हो मैं करवाऊंगा, चाहे गाली बक के करवाऊं कि माँ बहन करके करवाऊं, करके देना पड़ेगा तुम लोग को। विभिन्न मांगों को लेकर सूदा के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 1 सितंबर से सभी जो हड़ताल पर हैं, आप देख सकते हैं इनकी मुख्य मांग जो है वो इनके डायरेक्टर जो है नितेश शर्मा, उनकी बर्खास्तगी को लेकर ये तमाम जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि उन्हें बर्खास्तगी की मांग को लेकर सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं? आप देख सकते हैं इसमें एक जो पोस्टर है वो भी रख रखा है, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि नितेश शर्मा हाय है, नितेश शर्मा डरता है, माँ बहन की गाली बकता है। ये सब चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे ही जानेंगे क्या पूरा मामला है, किस बात का विरोध आप लोग कर रहे हैं। हम हमारे संग इस धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नितेश शर्मा को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ जांच कमेटी बिठाई जाए। वो हमारे साथ इतना अभद्र व्यवहार करते हैं, हमको डराते हैं, चमकाते हैं। रात भर हम कोई भी व्यक्ति सोया नहीं है, उनके द्वारा इतनी प्रताड़ना की जा रही है हमसे। और अभी तक हम ये मीडिया तंत्र के माध्यम से बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम तानाशाही के खिलाफ है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। हम ये एकदम क्लियर बात बताना चाह रहे हैं। युवतियाँ भी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। किस तरह की गाली गलौज की जाती है आप लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि माँ बहन की गाली देते हैं, खून का तरह जमा दूंगा, इस टाइप से गाली गलौज करके हम लोग को काम करने बोलते हैं। तो हम लोग जैसे माँ बहन के लिए काम करते हैं तो उनको गाली सुन के तो काम नहीं कर सकते ना। तो हम लोग यहाँ अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। कितने कर्मचारी हैं आप लोग जिससे इस तरह के? हमारे संग में वो 100 से ऊपर कर्मचारी है, तो सबसे ऐसा ही बात किया जाता है। कोई किसी से शिकायत की आप लोगों ने, किन्हीं के पास शिकायत करो? हाँ, लिखित रूप से हम लोग उस दिन दिए हैं एक लेटर कि उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। क्या शिकायत के बाद क्या कुछ कहा? हमारे शर्मा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा है और अभी भी वो कल रात में और ऑनलाइन मीटिंग लिए थे हम लोग का, उसमें भी वो मतलब माँ बहन एक कर दूंगा, खून जमा दूंगा आप लोग का, काम नहीं करोगे तो। और हर शनिवार संडे का मतलब ऐसी है, हम लोग को कोई छुट्टी नहीं मिलता। हमेशा यही मतलब प्रताड़ना के साथ में मतलब काम कराया जाता है, हमेशा शोषण किया जाता है। कितने ऐसे कर्मचारी हैं? महिलाओं के साथ भी इसी तरह? महिलाओं और हम लोग के साथ में, सबके साथ में वही रवैया है उनका। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, कौन महिला है, कौन मतलब लड़का है ना।
कौन घर परिवार वाला है, कौन बैचलर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आप देख सकते हैं ये तमाम जो कर्मचारी हैं, सुधा के कर्मचारी हैं, जो अपने डायरेक्टर नितेश शर्मा के बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इनका साफ साफ आरोप है कि जो इनके डायरेक्टर हैं नितेश शर्मा, वो इनसे गाली गलौज करते हैं और तमाम कामों को कराने के लिए गाली का सहारा लेते हैं। इन्होंने इसकी शिकायत भी नगरीय प्रशासन मंत्री से की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर सामने आती है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज रायपुर। अंबिकापुर जिले के सकालो गांव में एक क्लिनिक को आज सील कर दिया गया। खास बात यह है कि यह क्लिनिक सालों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ही संचालित हो रही थी। बताया गया है कि क्लिनिक संचालक के पास BMS की डिग्री थी, पर वह एलोपैथिक इलाज कर रहा था। जानकारी लगते ही नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार वर्मा और पटवारी शंभू गुप्ता ने ये कार्रवाई की है। तो आप अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार से आप इलाज कर रहे हैं? अपने हिसाब से कर रहे हैं बस। तो ये गलत है या सही है? गलत ही है। सुई गोली लगा के 60 70 80 रुपए से। बाजू में आप हॉस्पिटल है, वहाँ लोग न जाके यहाँ आ रहे हैं? नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते, वहाँ भी जाते हैं। भी आते हैं? हाँ हमारे पास भी आते हैं। क्योंकि आप तो गलत है, लेकिन फिर भी आपके पास लोग आ रहे हैं। भाई उनकी इच्छा। तो क्या मानते हैं, उनका शिक्षा का भाव है या फिर? नहीं क्या है, ट्रीटमेंट जैसे अच्छा दीजिएगा तो पेशेंट आएगा ही। तो राम डॉक्टर जगले खून जांच करवाए के आने रहे तो कागज लेके दिखाए कि दवा करवात रहे, ऐसे है थोड़े। वे राम डॉक्टर घर यहाँ कौन डॉक्टर का नाम? तो यही डॉक्टर हाँ गौतम, मतलब आज ग्लूकोज चढ़वात रहे। मैं वहाँ ले खून जांच करवाए के ले आने, वही कागज ला तो मैं कहो दिखाए ले तब मुकेला। गांव वालों के माध्यम से और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमको शिकायत प्राप्त हुई थी कि सकालो बाजार पारा में किसी गौतम हलदर के द्वारा अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। आके आकस्मिक जांच किया गया। जांच में पाया गया कि इनके पास BMS की डिग्री है और ये मरीजों को सिरिंज लगाए हुए थे, साथ ही साथ बोतल भी चढ़ाए हुए थे और साथ ही एलोपैथी पद्धति से इलाज कर रहे थे, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि BMS डिग्री होल्डर को एलोपैथी से इलाज करने की अनुमति शासन ने नहीं दिया है। इसलिए इनका मरीजों को खाली कराया गया। इनको आगे इस तरह की कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ इनके क्लिनिक को आगामी आदेश तक सील किया गया है। जशपुर जिले के कुनकुरी गांव में कुएं में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब बुजुर्ग नहाने गए थे और नहाते समय पैर फिसल गया, कुएं में गिर गए, जिससे मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के 100वें जन्मदिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नया थिएटर के कलाकारों का सम्मान किया गया। समारोह की अध्यक्षता जाने माने रंगकर्मी, लेखक और इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव राकेश जी ने की। गांधीवादी विचारक लेखक प्रसन्ना जी ने वक्ता के तौर पर हबीब तनवीर के बारे में बतलाया। इससे पूर्व पूनम तिवारी के गीतों ने समा बांधा। इस दौरान हबीब तनवीर के साथ काम कर चुके कलाकारों ने उनकी याद साझा की। रंगकर्मी हबीब तनवीर भारत के सबसे लोकप्रिय नाटककारों में से एक थे। इनके साथ वह थिएटर निदेशक, कवि और अभिनेता भी थे। उन्होंने आगरा बाजार 1954 और चरणदास चोर 1975 जैसे नाटकों को लिखा और उन्हें मंच पर भी प्रस्तुत किया और उर्दू और हिंदी थिएटर में अग्रणी। उन्हें छत्तीसगढ़ी आदिवासियों के साथ अपने काम के लिए जाना जाता था। उन्होंने एक थिएटर कंपनी की स्थापना 1959 में भोपाल में की थी। उन्होंने न केवल एक नई नाट्य भाषा बनाने के लिए नाचा जैसे स्वदेशी प्रदर्शन रूपों को शामिल किया। यहाँ तक कि चरणदास चोर, गांव के नाम ससुराल, मोर नाम दामाद और कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना जैसे नाटकों को एक नई दिशा दी। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा रायपुर के इस आयोजन में जनधारा समूह के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा, इप्टा अध्यक्ष मिनहाज असद
महासचिव अरुण काठोटे समेत शहर के साहित्य प्रेमी, रंगकर्मी और नाट्य प्रेमी मौजूद रहे। पहली सलामी जी चंदा सूरज को, जग में किया उजियाला हो, गुरु के काल को नाला छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी चोला माटी के है राम। काल को नाला छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी चोला माटी के है राम। एकर का भरोसा चोला माटी के है, ये दुनिया माया के पगला, जीवन मुक्ति कर ले चोला माटी के है राम। एकर का भरोसा चोला माटी के खैरे। साथी सारे कौन से रास्ते निकल गए इस अंधियारे में, ऐसे सन्नाटे में अपना, ऐसे सन्नाटे में अपना, रहबर किसे बनाऊं साथी। कितना हमला मेहनत करके कहते हमर कष्ट उठा के हमला समझा के हमारा देश विदेश ले गई, सब ओकर साथ में घूमे और हबीब साहब के साथ में हमन एक फैमिली के जैसे रहते हैं। हमन कुछ ओकर से पाए के हिसाब से, सीखे के हिसाब से, और हमार बुजुर्ग मन भी रही से नाच के कलाकार मन हमर मन से, जिन हमर माँ मन के ज़माना में मन साथ में काम करे तो ओकर मन से भी हमला सीखे बर मिले। हबीब तनवीर जी के थिएटर के गाना, कुछ मोर अपन पीढ़ी दर पीढ़ी जो धुन है वो मिला के मैं पर रंग 36 ग्रुप चलाता हूँ और मोर यहाँ 30 से 32 कलाकार हैं। हबीब साहब भारतीय रंगकर्म को एक नया दिशा दी है, एक नया नाट्यशास्त्र जो समसामयिक समाज में भी लागू है वो दिया है, उसको आगे बढ़ाना है। मैं बहुत खुशी से यहाँ भाग लिया हूँ और ये जो नया स्टेट है मगर यहाँ के भाषा, यहाँ के जो खासकर यहाँ के जो संस्कृति है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यही है कि हबीब तनवीर ने जिस तरह से सिर्फ ये नहीं कि एक बोली को उन्होंने प्रतिष्ठित किया, जैसे कि छत्तीसगढ़ी को उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, बल्कि इस देश की मिट्टी की जो ताकत है, इस देश की लोक की जो ताकत है, उसको उन्होंने एक विश्व स्तरीय पहचान दी। तो ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था। और उसमें भी साथ में ये है कि एक तरफ वो परंपरा से उन सूत्रों को लेते हैं, दूसरी तरफ वो उतना ही आधुनिकता बोध है उनमें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।